हेलो एवरीवन। हम लोग आज के वीडियो में बात करेंगे 2022 का पीवाईक्यू सॉल्यूशन का। एक प्रोजेक्ट का रेलवे इंजीनियरिंग का पीवाईक्यू, ठीक ना। बीयू 8 सेमेस्टर। हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव में आपको मालूम है 7 क्वेश्चन आंसर करना होता है 10 में से। पहला क्वेश्चन क्या है, इन इंडिया द फर्स्ट ट्रेन वाज रन बिटवीन। इंडिया में पहला ट्रेन किसके बीच में चला था? तो बॉम्बे और थाने के बीच में चला था। ऑप्शन कई सारा है लेकिन आपको याद क्या रखना है, बॉम्बे और थाने याद रखना है। द ब्रॉड गेज इज डैश वाइड। ब्रॉड गेज कितना चौड़ा होता है? हमारे यहाँ कई तरह का गेज होता है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, ठीक है। तो ब्रॉड गेज का जो चौड़ाई है वो कितना है? 167.6 सेंटीमीटर। ये हमारा करेक्ट आंसर है, 4 ऑप्शन में ये सही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, नाउ अ डेज द रेल सेक्शन ऑन इंडियन रेलवे इज। आपसे ये पूछ रहा है कि रेल सेक्शन जो इस्तेमाल होता है, रेल सेक्शन का मतलब क्या हो गया? पटरी। इंडियन रेलवे में जो पटरी इस्तेमाल होता है वो किस तरह का होता है? डबल हेडेड होता है, फुल हेडेड होता है, डम्बेल टाइप होता है या फ्लैट फुटेड होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लैट फुटेड होता है। उसके बाद ऑप्शन क्या है, बिटवीन टू स्लीपर्स द मिनिमम स्पेस फॉर पैकिंग प्रोवाइडेड इज। दो स्लीपर के बीच में कितना स्पेस दिया जाता है पैकिंग के लिए, ठीक ना। स्लीपर आपका क्या होता है, आप देखिएगा सीमेंट जैसा, जो सीमेंट का जो बीम जैसा बिछा रहता है पटरी के नीचे, उसको हम लोग स्लीपर कहते हैं। तो इसके बीच का जो हमारा मिनिमम स्पेस हो जाएगा वो 30 से 35 सेंटीमीटर होता है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। Nowadays the size of ballast used on Indian Railway steel sleepers is। बलास्ट का साइज क्या होता है? तो 4.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। या फिर आपको में लिखने दे, ऑप्शन आ सकता है एग्जाम में, तो आप देख लीजिएगा 4.5 सेंटीमीटर, इसको आप में कन्वर्ट कर दीजिएगा। टू कनेक्ट वन पेयर ऑफ फिश प्लेट्स द नंबर ऑफ बोल्ट्स यूज्ड इज। फिश प्लेट क्या होता है? दो पटरी को जोड़ने में इस्तेमाल होता है। वहां पे आपको पूछ रहा है कितना बोल्ट लगता है, तो कम से कम 4 बोल्ट लगता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑन इंडियन रेलवेज मैक्सिमम कान डिफिशियंसी अलाउड ऑन ब्रॉड गेज ट्रैक इज। ब्रॉड गेज ट्रैक पे मैक्सिमम कान डिफिशियंसी जो अलाउड है वो हमारा ऑप्शन के अनुसार 56, 66, 75 और 87 है। तो 75 हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। अगर 100 रहेगा तो आपको 100 मारना है, लेकिन यहाँ पे 100 है नहीं, 75 है, तो यहाँ पे हम लोग 75 मारेंगे, ठीक है। द मैक्सिमम ग्रेडियंट ऑफ बीजी इन स्टेशन यार्ड इज। क्या कह रहा है, स्टेशन यार्ड में ब्रॉड गेज का मैक्सिमम ग्रेडियंट क्या रखते हैं हम लोग? तो हम लोग मैक्सिमम ग्रेडियंट 1/400 रखते हैं, ठीक। आप ये भी देख लीजिएगा कि स्टेशन यार्ड क्या होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। उसके बाद क्या कहता है, द थीन एज ऑफ टंग रेल इज कॉल्ड एज। टंग रेल का जो थीन एज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग टो कहते हैं। ये याद रखना आसान है, हिल स्विच टो नन ऑफ द अबव, तो इसमें हमारा टो हो जाएगा, ठीक ना। आगे क्या कहता है, अंडर द चार्ज ऑफ ए गैंगर द ट्रैक लेंथ इज। आपको क्या कह रहा है कि चार्ज ऑफ ए गैंगर के अंदर ट्रैक लेंथ क्या होता है? तो ट्रैक लेंथ हमारा 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर होता है। बात समझ गए? चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया है खत्म। अब हम लोग क्या देखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन जो है ये 14 मार्क्स में पूछा गया है। एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रैक कैपेसिटी। ट्रैक कैपेसिटी क्या होता है एंड डिस्कस इंपॉर्टेंट मेजर्स फॉर इंक्रीजिंग द लाइन कैपेसिटी। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ट्रैक कैपेसिटी होता क्या चीज है, ठीक है। ट्रैक कैपेसिटी रेफर्स टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन्स दैट कैन पास ओवर ए सेक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक। जैसे कि मान के चलिए ये हमारा क्या है, कोई रेलवे ट्रैक है। बात समझ गए? इस रेलवे ट्रैक से हमारा मैक्सिमम जितना भी ट्रेन पास कर सकता है, ठीक, किसी दिए हुए टाइम पीरियड में। जैसे कि मान के चलिए हम टाइम फिक्स कर दिए कि 1 घंटा, 1 घंटा में इस रेलवे ट्रैक से जितना ट्रेन पास कर सकता है वो इस ट्रैक का क्या कहलाएगा? कैपेसिटी कहलाएगा। यानी कि दिए हुए टाइम पीरियड में, विद इन ए गिवन टाइम पीरियड, हमारा मैक्सिमम जितना भी नंबर ऑफ ट्रेन पास कर सकता है उसको हम लोग ट्रैक कैपेसिटी कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप याद रखिएगा, क्वेश्चन रिपीट कर सकता है ट्रैक कैपेसिटी। इवन इसी एग्जाम में आपको लास्ट में शॉर्ट नोट्स भी लिखने आता है ट्रैक कैपेसिटी पे।
समझ गए। तो ट्रैक कैपेसिटी क्या हो जाएगा, दिए हुए समय में हमारा जो है रेलवे ट्रैक से जितना ट्रेन का संख्या पास कर सकता है वो उसका ट्रैक कैपेसिटी है। मेजर्स फॉर इंक्रीजिंग लाइन कैपेसिटी, यानी कि हम लोग जो है लाइन कैपेसिटी को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारा जो भी जगह है, मान के चलिए पर्टिकुलर जगह है ए से बी, इसके बीच में हमारा रेलवे ट्रैक बिछा हुआ है। हम चाहते हैं कि इसका कैपेसिटी बढ़ जाए, तो कैसे बढ़ाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डबल ट्रैकिंग, मतलब दो गो पटरी बिछा देंगे। एक ट्रैक इधर तो बिछा हुआ है, बगल में एक और ट्रैक बिछा देंगे। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, लाइन कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तो डबल ट्रैकिंग कर दिए। अभी तो आप देखिएगा इंडिया में लगभग जगह आपको डबल ट्रैकिंग मिल जाएगा मिनिमम। ठीक है, सिंगल ट्रैक बहुत कम जगह बच गया, जहां है भी वहां डबल किया जा रहा है। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग, दूसरा क्या है, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग। सिग्नलिंग में भी हमारा जो है टाइम बहुत लगता है, जिस वजह से हमारा ट्रेन जो है बहुत लेट होता है। समझ गए। तो इसलिए अगर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग रहेगा, ऑटोमेटिक कंट्रोल रहेगा, तो ट्रेन बहुत ज्यादा लेट नहीं होगा, एकदम तेजी से फटाफट पास करते रहेगा। उसके बाद क्या है, अपग्रेडिंग ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर। ट्रैक का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपग्रेड करना है, मतलब आपको बढ़िया क्वालिटी का मटेरियल लगाना है जो कि अच्छा इफिशियंसी दे सके। वहाँ पे आप एकदम हाई स्पीड में ट्रेन निकाल सकते हैं, तो वो सारा चीज आपको देखना है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना पड़ेगा। इम्प्रूविंग ट्रेन शेड्यूलिंग, ट्रेन का जो भी शेड्यूल है उसको आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, मतलब ट्रेन आपका टाइम से चलेगा तो वो भी आपका क्या होगा, ट्रैक कैपेसिटी बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है। उसके बाद क्या कहता है, इंक्रीजिंग ट्रेन स्पीड, ट्रेन का स्पीड भी अगर आप बढ़ा दीजिएगा तो आपका क्या होगा, तेजी से ट्रेन जाएगा। ठीक। तो आप तो भी आपका क्या होगा, लाइन कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगा। तो ये सब कुछ काम करेंगे जिससे हमारा क्या होगा, लाइन कैपेसिटी इंक्रीज करेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या है, लॉन्गर ट्रेन। अगर ट्रेन लंबा होगा, ठीक है, तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स या अमाउंट ऑफ फ्राइट कैरिड पर ट्रिप। ठीक। अगर हम लोग लंबा लंबा ट्रेन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ पैसेंजर्स और अमाउंट ऑफ फ्राइट कैरिड, फ्राइट कहते हैं ये मालगाड़ी को। ठीक है। लंबा ट्रेन इस्तेमाल कीजिए ताकि हमारा क्या हो सके, नंबर ऑफ पैसेंजर और फ्राइट कैरिड पर ट्रिप इंक्रीज कर सके। उसके बाद हमारा क्या है, इलेक्ट्रिफिकेशन। अगर आप इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं, ठीक है, तो हमारा इम्प्रूव करेगा इफिशियंसी। उसके बाद आपको टाइम ट्रेवल भी कम लगेगा और हाई फ्रीक्वेंसी भी सपोर्ट करता है, कौन, इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, अगर जहाँ में मतलब जिस पटरी पे बिजली का गुजरा हुआ है, बिजली गुजरा हुआ मतलब जो भी हमारा रेलवे लाइन है, अगर उधर इलेक्ट्रिसिटी का फैसिलिटी मतलब इलेक्ट्रिक ट्रेन चल सकता है, तो वहाँ से आपका क्या होगा, इफिशियंसी इंप्रूव करेगा, ट्रेवल टाइम कम लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन पास कर सकता है। एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, अगर आपको लाइन कैपेसिटी इंप्रूव करना है तो एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका जो है मॉनिटरिंग और कंट्रोल में ये मदद करेगा। रिड्यूसिंग टर्न अराउंड टाइम, ये भी इंपॉर्टेंट है। अपग्रेडिंग रोलिंग स्टॉक, ये भी इंपॉर्टेंट है। और मेंटेनेंस इंप्रूवमेंट, आपको जो है मेंटेनेंस भी टाइम टू टाइम सही से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ आपको ध्यान में रखना है ये लाइन कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछ देता है तो आपको इसी तरीके से लिखना है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल सके। ये 14 नंबर में पूछा है तो इतना लिखने के बाद आपको 12 या 13 नंबर तो कंफर्म मिल ही जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन रेलवे ट्रैक। आपसे ये पूछ रहा है कि रेलवे ट्रैक में किस तरह का स्ट्रेस इंड्यूस होता है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, उसको ब्रीफ में बताइए। तो हमारा रेलवे ट्रैक में कई तरह का स्ट्रेस इंड्यूस होता है। सबसे पहला होता है वर्टिकल स्ट्रेस, फिर लेटरल स्ट्रेस, फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इसके अलावा भी होता है, पहले इसको समझाते हैं आपको। तो हमारा जो भी स्ट्रेस इंड्यूस्ड होता है, स्ट्रेस समझते ही आपको, इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है, जैसे बाहर से लोड लग रहा है, ठीक ना, और अंदर से ये क्या करता है, इसी चीज को रोकने का काम करता है, तो हमारा स्ट्रेस इंड्यूस्ड होता है। तो हमारा जो भी स्ट्रेस होगा वो कई तरह का होता है, रेलवे ट्रैक में देखने को मिलता है। पहला है वर्टिकल स्ट्रेस। वर्टिकल स्ट्रेस हमारा जो है किस किस वजह से होता है, स्टैटिक लोड की वजह से होता है, डायनेमिक लोड की वजह से होता है, इम्पैक्ट लोड की वजह से होता है। ठीक। वर्टिकल स्ट्रेस हमारा तीन जगह से होता है, स्टैटिक, डायनेमिक और इम्पैक्ट लोड। स्टैटिक लोड में हम लोग क्या देखेंगे, कॉज्ड बाय द वेट ऑफ स्टेशनरी ट्रेन। अगर हमारा जो है स्टेशनरी करने का मतलब अगर ट्रेन रुका हुआ है, ठीक है, तो उसके वजन की वजह से आपका वर्टिकल स्ट्रेस जनरेट होता है। ठीक। ट्रेन रुका हुआ है तो वो क्या करेगा, डाउनवर्ड नीचे की तरफ पटरी पे प्रेशर लगाएगा। अगला क्या है, डायनेमिक लोड, कॉज्ड बाय मूविंग ट्रेन्स। डायनेमिक लोड किसकी वजह से होता है, पटरी पे कौन लगाता है, तो मूविंग ट्रेन्स, जो ट्रेन चल रहा है वो डायनेमिक लोड लगाएगा। डायनेमिक मतलब मोशन में, स्टैटिक मतलब अस्थिर, विच इंक्रीज द स्ट्रेस ड्यू टू इम्पैक्ट एंड वाइब्रेशन।
इम्पैक्ट लोड हमारा क्या है, अगर हमारा जो है इरेगुलरिटी है, ठीक है, मतलब पूरा एकदम प्लेन नहीं है, उबड़ खाबड़ जैसा सिचुएशन हो जाए या फिर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो गया ट्रैक या व्हील में, तो वहां पे आपका इम्पैक्ट लोड जनरेट होता है। हाँ, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला स्ट्रेस है हमारा लेटरल स्ट्रेस। अब सवाल ये होता है कि सर लेटरल स्ट्रेस क्या है? तो लेटरल स्ट्रेस आपका दो कंडीशन में होता है। पहला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब आता है आपका इंड्यूस्ड व्हेन ट्रेन ट्रेवल्स थ्रू ए कर्व। लेटरल स्ट्रेस कब लगता है? जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका एक्शन में आता है, यानी कि ट्रेन जो है आपका कर्व पे ट्रेवल कर रहा है। इस तरीके से जब टर्निंग पे ट्रेन ट्रेवल करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंड्यूस्ड होगा और वहां पे कौन सा स्ट्रेस लगता है? लेटरल स्ट्रेस लगता है, याद रखिएगा। उसके बाद ट्रैक शिफ्टिंग, अगर आपका थर्मल एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तो लेटरल थ्रस्ट ऑफ ट्रेन्स व्हील अगेंस्ट द रेल्स। ठीक, थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, इसमें हमारा क्या होता है कि हमारा जो है पटरी या तो सिकुड़ जाता है या तो लंबा हो जाता है। ठीक, तो वो आपको देख लेना है, टेम्परेचर की वजह से ही होता है। तो ट्रैक शिफ्टिंग में भी आपका जो है पटरी चेंज वेंज करता है, तो वहां पे आपका लेटरल स्ट्रेस डेवलप करता है। उसके बाद आता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है? थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, ब्रेकिंग और एक्सिलरेशन की वजह से होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस देखिए दो तरह का डायरेक्शन होता है। जैसे मान के चलिए ट्रेन इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा। लेटरल स्ट्रेस कैसे होगा? इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। बात समझ गए? फिर से देखिएगा, अगर हमारा ट्रेन इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अलोंग द डायरेक्शन होगा, और लेटरल कैसे होगा? इसके परपेंडिकुलर में होगा। थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, टेम्परेचर चेंज की वजह से आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप होता है। ठीक है, उसके बाद किसकी वजह से होता है? ब्रेकिंग और एक्सिलरेशन की वजह से भी आपका क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप होता है। तो ये हमारा कुछ क्या कहते हैं, कुछ टाइप था स्ट्रेस का। इसके अलावा और जो भी स्ट्रेस हो वो हम लोग देख लेते हैं। चौथा है हमारा बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस भी हमारा डेवलप होता है। ये कहाँ होता है? कान डिफिशियंसी की वजह से या रेल फ्लेक्सिंग की वजह से। ठीक है, रेल फ्लेक्सिंग क्या है? वेट ऑफ ट्रेन की वजह से, समझ गए, दो स्लीपर के बीच में आपका पटरी जो है मुड़ जाता है। जैसे मान के चलिए ये आपका रेलवे ट्रैक है, ठीक है, ये जो आपका लंबा लंबा रहता है उसको हम लोग पटरी को इंग्लिश में रेल्स कहते हैं। रेल्स के बीच में आप देखिएगा इस तरह का हमारा जो है स्लीपर्स लगा होता है। बात समझ गए? तो आप कह रहा है कि जैसे दो स्लीपर हो गया, एक ये स्लीपर ले लीजिए, एक ये स्लीपर ले लीजिए, इसके बीच का जो ये रेल है इसमें अगर आपका लोड लगेगा तो ये हमारा क्या होगा? पटरी धसेगा, जिसको हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। बात समझ गए? जैसे दो स्लीपर हो गया, एक स्लीपर ये हो गया, एक स्लीपर ये हो गया, दो स्लीपर के बीच में अगर हम पटरी रखे हैं, यहाँ पे हमारा जो लोड पड़ेगा किसका? रेल का पहिया का, तो ये पटरी क्या होगा? बेंड कर जाएगा, जिसको हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। तो ये हमारा रेल फ्लेक्सिंग की वजह से होता है। ठीक, उसके बाद हमारा टॉर्सनल स्ट्रेस है। टॉर्सनल स्ट्रेस में आपको ट्विस्टिंग फोर्स की वजह से होता है। अगर ट्रैक पे एसिमेट्रिक लोडिंग होता है तो आपको क्या देखने को मिलेगा? पटरी में हमारा ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से टॉर्सनल स्ट्रेस डेवलप होता है। उसके बाद सबसे लास्ट शियर स्ट्रेस। ठीक है, शियर स्ट्रेस आपका जो है व्हील रेल इंटरेक्शन की वजह से होता है। जब व्हील्स जो है, व्हील यानी कि ट्रेन का पहिया जो है पटरी पे ससरता है, ठीक, तो वो हमारा क्या इंड्यूस करता है? शियर स्ट्रेस इंड्यूस करता है एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट। कॉन्टैक्ट पॉइंट पे वो शियर स्ट्रेस इंड्यूस करता है जब वो पटरी पे ससरता है। ट्रैक इरेगुलरिटीज, ट्रैक इरेगुलरिटी की वजह से भी आपका शियर स्ट्रेस होता है। जैसे कि जहाँ पे ज्वाइंट है वहाँ पे आपका शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, जहाँ पे स्विच है, ठीक है, या फिर जहाँ पे क्रॉसिंग है तो वहाँ पे आपका शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। तो ये हमारा कुछ स्ट्रेस था। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ स्लीपर इन रेलवे ट्रैक। नेसेसिटी ऑफ स्लीपर, स्लीपर क्या होता है अभी तुरंत आपको बताया है। ठीक, अब आपको ये समझना है कि स्लीपर की आवश्यकता क्या है। जैसे जो ये हमारा पटरी है, यहाँ पे हम लोग बीच बीच में स्लीपर्स डाले हुए हैं, ठीक ना, तो इस स्लीपर की क्या आवश्यकता है, और अगर हम एक अच्छा स्लीपर चाहते हैं, गुड स्लीपर, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। स्लीपर को हम लोग टाई भी कहते हैं, अल्टरनेट नेम याद रखिए, आपको काम देगा। स्लीपर को हम लोग टाई भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रेलवे ट्रैक का, जिसका काम क्या है? पहला काम है लोड डिस्ट्रीब्यूशन, ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करता है। दूसरा गॉज मेंटेनेंस, गॉज कहते हैं दो पटरी के बीच का डिस्टेंस को, ठीक है, इसको हम लोग गेज गेज या गॉज जो कहिए, आपका बोलने का तरीका। तो गेज मेंटेनेंस में भी हमको काम कर, सॉरी, मदद करता है।
ट्रैक स्टेबिलिटी, ट्रैक को स्टेबल बनाता है, ट्रैक आपका इधर उधर नहीं हो सकता है। अगर मान के चलो ट्रैक मूव हो गया तो हमारा क्या हो सकता है, रेल दुर्घटना हो सकता है। ट्रैक स्टेबिलिटी मदद करता है। शॉक एब्जॉर्प्शन, जब ट्रेन हाई स्पीड से गुजरता है ना तो पटरी में वाइब्रेशन या शॉक डेवलप होता है, उसको एब्जॉर्ब अपने अंदर समाने का काम करता है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में हमारा क्या होता है कि हमारा जो है इसमें स्लीपर्स जो है इंसुलेटर का काम करता है। बात समझ में आ गया, जो इलेक्ट्रिक ट्रैक है वहाँ पे स्लीपर्स के किस चीज़ का काम करता है, इंसुलेटर का काम करता है। उसके बाद लास्ट हमारा जो किस में मदद करता है स्लीपर्स, वो है ईज ऑफ मेंटेनेंस। अगर आपको ट्रैक का मेंटेनेंस करना है तो वहाँ पे आपको जो है ये मेंटेनेंस करने में मदद करता है कौन, स्लीपर्स। अब हम लोग देखेंगे क्या डिजायरेबल क्वालिटीज क्या होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ गुड स्लीपर, एक अच्छा स्लीपर में क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए। सबसे पहले वो ड्यूरेबल होना चाहिए। अगर ज्यादा दिन टिकेगा नहीं तब तो फिर हमको बार बार बदलना ही पड़ जाएगा ना। जैसे पहले के समय में क्या होता था, लकड़ी का स्लीपर होता था, तो लकड़ी में क्या होता है, लकड़ी बहुत जल्दी डिके कर जाता है, सड़ गया गल गया, तो वैसे सिचुएशन में प्रॉब्लम हो जाता था। बात समझ गए, तो हमको क्या देखना पड़ेगा, ड्यूरेबल मटेरियल चाहिए। दूसरा क्या, उसमें स्ट्रेंथ भी होना चाहिए। कौन सा स्ट्रेंथ, हाई कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ होना चाहिए। बात समझ गए। उसके बाद हमारा वो उसमें क्या होना चाहिए, इलास्टिसिटी होना चाहिए। अब एक अच्छा स्लीपर में क्या खासियत है, वो इलास्टिक रहेगा, तभी तो वो क्या करेगा, शॉक और वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करेगा। डायमेंशनल स्टेबिलिटी होना चाहिए। बात समझ गए, डायमेंशनल स्टेबिलिटी क्या है, वो अपना शेप साइज ये सब मेंटेन करने का काम करेगा। ठीक, उसके बाद इकोनॉमिकल होना चाहिए। इकोनॉमिकल कहने का मतलब आपका जो है रीजनेबल, यानी कि वो सस्ता होना चाहिए, आसानी से मिल जाए। ठीक, ये सारा चीज आपको ध्यान रखना है। उसको हैंडल और इंस्टॉल करना आसान होना चाहिए। हैंडल करने का मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे तो हमको आसान पड़ना चाहिए उसको। जैसे कि मान के चलिए अभी के समय में जो कंक्रीट का स्लीपर चलता है, आप देखे होंगे एकदम सीमेंट का बना रहता है, भारी भरकम रहता है, इसको उठाने में बहुत दिक्कत होता है। बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुड फास्टनिंग एबिलिटी, अगर उसको हम लोग जोड़ना चाहेंगे, ठीक है, रेल्स को जोड़ने का जो काम करते हैं, पटरी बिछाने के बाद इसको जोड़ने का काम करते हैं, उसमें फास्टनिंग एबिलिटी अच्छा होना चाहिए। रिसाइक्लेबिलिटी, मतलब आपको ऐसा मटेरियल से स्लीपर बनाना है जिस मटेरियल को अगर खराब हो गया तो फिर से हम लोग उसका उपयोग करके कुछ अच्छा चीज बना सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा गुड स्लीपर का कुछ रिक्वायरमेंट था। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द ब्लास्ट इन परमानेंट वे। देखिए ये 4 का ए जो क्वेश्चन पूछा गया ब्लास्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि ब्लास्ट क्या होता है किसी भी परमानेंट वे में। मेंशन द फंक्शन ऑफ ब्लास्ट एंड स्टेट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए गुड ब्लास्ट मटेरियल। आपको ब्लास्ट का फंक्शन बताना है और रिक्वायरमेंट बताना है गुड ब्लास्ट मटेरियल का, कि किसी अगर हम ब्लास्ट मटेरियल बनाना चाहे तो उसका एक रिक्वायरमेंट क्या होगा। तो ब्लास्ट हमारा क्या होता है, ब्लास्ट इज ए लेयर ऑफ क्रस्ड स्टोन। आप देखिएगा रेलवे ट्रैक पे, जैसे ये रेल हो गया, पटरी को हम लोग क्या कहते हैं, रेल कहते हैं। उसके बाद इस तरीके से लगा रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लीपर कहते हैं। और इसके बीच में देखिएगा बड़ा बड़ा साइज का पत्थर रखा हुआ होता है। ये जो बड़ा बड़ा साइज का पत्थर रखा हुआ है ना, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, बलास्ट कहते हैं। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं सर, बलास्ट कहते हैं। ठीक है, तो ब्लास्ट हमारा क्या होता है, क्रस्ड स्टोन होता है। बात समझ गए, ब्लास्ट हमारा क्या होता है, क्रस्ड स्टोन मतलब टूटा हुआ पत्थर का टुकड़ा होता है, जो कि हमारा किसको सपोर्ट करता है, ट्रैक स्ट्रक्चर को सपोर्ट भी करता है और स्टेबलाइज भी करता है, स्टेबल बनाता है उसको मतलब। ठीक है, इसको कहाँ रखा जाता है, पटरी के आसपास रखा जाता है। सब तो ये देखे ही होंगे, भले नाम नहीं सुने होंगे लेकिन देखे सब कुछ हो, क्योंकि हर कोई ट्रेन पे ट्रेवल किया और पटरी हर कोई देखा है। अब ब्लास्ट का फंक्शन क्या क्या है, सबसे पहले तो ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करता है, ट्रैक को स्टेबिलिटी देता है, ड्रेनेज मतलब जब बरसात होता है तो उस समय पानी को जमने नहीं देता। अगर पानी जम जाएगा तो फिर क्या होगा, आपका जो है नीचे से मिट्टी धस जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए कि ड्रेनेज में ये मदद करता है। वाइब्रेशन डैम्पिंग, आपका जो भी वाइब्रेशन या डैम्प वगैरह होता है जब ट्रेन पास करता है उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। उसके बाद क्या, मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक ज्योमेट्री, ट्रैक का ज्योमेट्री मेंटेन करने में मदद करता है। हाँ समझ गए। उसके बाद वीड कंट्रोल, वीड करने का मतलब जो पेड़ पौधा छोटा मोटा पौधा सब जो ग्रो हो जाता है उसको ग्रो नहीं होने देता है। अगर जंगल झाड़ हो जाएगा पटरी के ऊपर तब तो दिक्कत है ना, तो ब्लास्ट जो है जंगल झाड़ उगने नहीं देता है। बात समझ गए, तो ये हमारा ब्लास्ट का फंक्शन था। अब हम क्या देखेंगे, गुड ब्लास्ट मटेरियल के बारे में देखते हैं।
गुड ब्लास्ट मटेरियल, सबसे पहला जो भी हमारा गुड ब्लास्ट मटेरियल होगा, मटेरियल चुनते समय हम लोग क्या देखेंगे, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी देखेंगे। ठीक है, उसमें स्ट्रांग होना चाहिए और ड्यूरेबल होना चाहिए, ताकि हमारा डायनेमिक लोड कब लगता है, जब हमारा ट्रेन मूवमेंट करता है। अगर ट्रेन पटरी पे खड़ा है, स्टैटिक लोड, ट्रेन पटरी पे चल रहा है, डायनेमिक लोड लगेगा। एंगुलर शेप उसमें होना चाहिए। ठीक है, एंगुलर शेप आपको अच्छा इंटरलॉक देता है। उसके बाद हार्डनेस भी उसमें होना चाहिए, हार्ड और रेसिस्टेंट टू वेदरिंग होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेडिंग भी अच्छा होना चाहिए, प्रॉपरली ग्रेडेड होना चाहिए विथ रेंज ऑफ पार्टिकल साइजेस टू इंश्योर गुड कंपैक्शन, ड्रेनेज और स्टेबिलिटी। इसमें जो है प्रॉपरली ग्रेडेड होना चाहिए। उसके बाद नॉन फ्राइबल होना चाहिए। ठीक, नॉन फ्राइबल करने का मतलब जो है, जब आप उसको पकड़ के चुड़िएगा तो वो आसानी से टूटना नहीं चाहिए। बात समझ गए। रेसिस्टेंस टू वाटर, वाटर को रोकने का उसमें क्षमता होना चाहिए। अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबल हो और अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद और क्या कहते हैं, केमिकली स्टेबल, केमिकली स्टेबल भी होना चाहिए, केमिकली इनर्ट होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव टाइप होना चाहिए। ठीक है, ब्लास्ट का ये खासियत है। अगर वो रिएक्टिव टाइप निकल गया तब तो भैया हमको फायदा को अलावा नुकसान देके चला जाएगा वो। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 4 का भी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कैसे, देखिए इसमें सवाल ही वैसा पूछा गया, एक्सप्लेन हाउ सरफेस एंड सब सरफेस वाटर कैन बी रिमूव फ्रॉम ए रेलवे ट्रैक। अगर आपका रेलवे ट्रैक है, देखिए ये रेल हो गया, स्लीपर हो गया, इसमें आप ब्लास्ट दे दीजिए तो अब ये क्या हो गया, रेलवे ट्रैक हो गया। अब कह रहा है कि रेलवे ट्रैक के सरफेस पे या फिर सब सरफेस, सरफेस के नीचे का जो हिस्सा उसको क्या कहना, सब सरफेस, वहां से आपको पानी रिमूव करना है, तो आप कैसे रिमूव कीजिएगा। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे क्या, इफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम कंबाइनिंग सरफेस एंड सब सरफेस सॉल्यूशंस आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ट्रैक इंटीग्रिटी प्रिवेंटिंग वाटर लॉग, जो भी है। देखिए क्या करना चाहता है, आपको सिंपल बताता है। अगर हमारा जो है बरसात का पानी रेलवे ट्रैक पे आके जम जाएगा तो इससे हमारा क्या होगा, हमारा नुकसान हो जाएगा सर, इस ट्रैक का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। स्ट्रेंथ कम होगा यानी कि जब ट्रेन पास करेगा तो ये ट्रैक हमारा धंस जाएगा, तो इससे आपको पानी निकालना जरूरत है। सरफेस वाटर रिमूवल, यानी कि अगर ट्रैक के ऊपर पानी है तो कैसे रिमूव करेंगे, तो हम लोग साइड ड्रेन्स दे देंगे, मतलब ट्रैक के बगल में ड्रेन का सुविधा दे देंगे। क्रॉस ड्रेन दे सकते हैं। ठीक है, बीच बीच में जो है आपको इंटरवल पे आपको जो है क्रॉस ड्रेन दे सकते हैं। कैच बेसिन्स दे सकते हैं। बात समझ गए, कैच बेसिन्स आप दे सकते हैं अगर लो पॉइंट है। ठीक, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, कैच बेसिन्स दे सकते हैं, और वो कैच बेसिन आपका ड्रेनेज सिस्टम में आके मिल जाएगा। स्लोप एंड डिचिंग दे सकते हैं। स्लोप और डिचिंग से क्या होगा, आपका ट्रैक का पानी आसानी से निकल जाएगा। अगर आप स्लोप दीजिएगा, जैसे कि मान के चलो अगर इस तरीके से ढलान है, ठीक है, तो ये पानी ससरता हुआ क्या हो जाएगा, नीचे अपने आप बह जाएगा। ठीक, तो हम लोग को अगर सरफेस पर से पानी बचा बाहर निकालना है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, साइड ड्रेन, क्रॉस ड्रेन, कैच बेसिन और स्लोप एंड डिचिंग। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग। अगर सब सरफेस वाटर रिमूव करना है, सब सरफेस मतलब जैसे कि पटरी के नीचे वाला जो हिस्सा है, जैसे ये मान के चलो ये तुम्हारा रेलवे ट्रैक हो गया, अब इसके नीचे का जो हिस्सा है ना, उसमें से तुमको पानी निकालना है, तो वहां पे हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए, तो सब सरफेस ड्रेन्स हम लोग दे सकते हैं। सब सरफेस ड्रेन्स को हम लोग फ्रेंच ड्रेन्स भी कहते हैं। फ्रेंच ड्रेन्स में हमारा क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग ट्रेंच यानी कि गड्ढा जो है खोदते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, परफोरेटेड पाइप डालते हैं। ठीक, परफोरेटेड पाइप करने का मतलब एक ऐसा पाइप जिसमें कि इस तरीके से हमारा क्या हो, छेद हो, और वहां से फिर हम लोग पानी निकालने का काम करते हैं। या फिर आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, जियो टेक्सटाइल फाइबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अभी अभी के समय में बहुत डिमांडिंग है। बात समझ गए, तो जियो टेक्सटाइल फाइबर फैब्रिक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रेनेज लेयर्स आप दे सकते हैं। ठीक, आप कोई भी परमिएबल मटेरियल डाल दीजिए, ताकि जिससे हमारा क्या होगा, पानी आसानी से पास हो सके और सबग्रेड तक पानी नहीं पहुंचे। सबग्रेड तक अगर पानी पहुंच गया तब तो भैया बहुत दिक्कत है, पटरी कंफर्म रखो, धसेगा ही धसेगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या देखना है कि हम लोग एक परमिएबल मटेरियल का इस्तेमाल करें, ताकि आपका पानी जो है आसानी से ड्रेन ऑफ हो सके। परमिएबल मतलब जिससे पानी आसानी से पास हो जाएगा, सॉइल मैकेनिक्स में आप पढ़ेंगे परमिएबल का मतलब। उसके बाद हमारा जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है, हाई वाटर वाला जो इलाका है, वहाँ पे हमारा पंपिंग स्टेशन का सुविधा होता है। पंपिंग स्टेशन से हम लोग क्या करते हैं, फटाफट पानी हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपका क्या है, सब सरफेस वाटर रिमूवल के लिए कुछ मेथड या टेक्निक है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ द साइट फॉर ए रेलवे स्टेशन और द रेलवे स्टेशन क्लासिफाइड। देखिए रेलवे स्टेशन भी आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, ये आपका रिपीट कर सकता है, इसको आप जरूर देख के जाइए। रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन में आपका क्या है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सिलेक्शन ऑफ द साइट फॉर ए रेलवे स्टेशन। किसी भी रेलवे स्टेशन को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो कौन कौन सा फैक्टर आपका ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहला लोकेशन, कि आपका रेलवे स्टेशन का लोकेशन क्या है, ठीक है। एसेसिबिलिटी भी देखना पड़ेगा कि हमारा जो है जहाँ पे हम लोग देंगे रेलवे स्टेशन, वहाँ पे आसपास का इलाका कैसा है, आदमी को सुविधा होगा कि नहीं होगा, ठीक। कहाँ पे स्टेशन जरूरी है, ठीक है, वो सारा चीज हम लोग देख लेंगे। लैंड अवेलेबिलिटी, जहाँ पे हम लोग रेलवे स्टेशन बना रहे हैं वहाँ पे हमारा पर्याप्त जमीन है कि नहीं, वो भी देख लेंगे। उसके बाद क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी, कि हम लोग जहाँ पे रेलवे स्टेशन बना रहे हैं वहाँ पे अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तभी बनाएंगे। अब मान के चलो हम रेलवे स्टेशन बना दिया, दूर दूर तक ना कोई शहर है ना कोई गाँव है, तो फिर रेलवे स्टेशन बनाने से फायदा नहीं है। उसके बाद हमारा क्या, टोपोग्राफी एंड सॉइल कंडीशन, वहाँ का हम लोग देख लेंगे कि जहाँ पे हम लोग रेलवे स्टेशन बना रहे हैं वहाँ का मिट्टी कैसा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इन्वायरमेंटल कंडीशंस देखेंगे, सॉरी इन्वायरमेंटल कंसिडरेशंस देखेंगे। इन्वायरमेंटल कंडीशन, सॉरी इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन करने मतलब हमारे आसपास का ये क्या कहते हैं, पर्यावरण कैसा है, वो सारा चीज भी हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि आसपास अगर मान के चलो घना जंगल है, वहां पे हम लोग रेलवे ट्रैक बिछा दिए या फिर स्टेशन बना दिए, तो फिर हमारे लिए क्या होगा, दिक्कत हो सकता है। एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे आसपास में क्या क्या चीज़ है, अब मान के चलो स्टेशन बनाने के लिए तुमको बहुत कुछ तोड़ना पड़ जाए तो वो भी दिक्कत है। इकोनॉमिक फैक्टर्स देख लेंगे, मतलब हमको जो है वहाँ पे सस्ता पड़ना चाहिए जहाँ पे हम लोग रेलवे स्टेशन बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। रेलवे स्टेशन को क्लासिफाई कैसे किया गया है, तो ये हमको क्लासिफाई किया गया बहुत सारे फैक्टर्स पे, ठीक, जैसे कि साइज के आधार पे, फैसिलिटी के आधार पे, ट्रैफिक वॉल्यूम के आधार पे। रेलवे स्टेशन को जो है कई तरीके से क्लासिफाई किया गया। किस किस चीज़ के आधार पे क्लासिफाई किया गया रेलवे स्टेशन, साइज के अनुसार, कितना बड़ा स्टेशन है, फैसिलिटी क्या है वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे, उसके आधार पे बांटा गया, या फिर ट्रैफिक वॉल्यूम, उस रेलवे स्टेशन से कितना ट्रेन गुजरता है उस पर भी बांटा गया। तो सबसे पहले हमारा जो कैटेगरी है वो है मेजर स्टेशन। मेजर स्टेशन कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ये हमारा मेजर सिटी में देखने को मिलता है, या फिर जो आपका जंक्शन वाला इलाका है, जैसे पटना जंक्शन हो गया, ठीक है। विथ सिग्निफिकेंट पैसेंजर एंड फ्राइट ट्रैफिक, पैसेंजर करने का मतलब हो गया वो ट्रेन जिसमें कि इंसान चलते हैं, अब फ्राइट ट्रैफिक करने का मतलब हो गया जिसमें कि आपका सामान जाता है, यानी मालगाड़ी हो गया, ठीक है। जहाँ पे आपका पैसेंजर और मालगाड़ी का संख्या बहुत ज़्यादा है, या जंक्शन टाइप है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेजर स्टेशन कहेंगे। यहाँ पे फैसिलिटी आपको क्या मिल जाएगा, कई सारा प्लेटफॉर्म होगा। पटना जंक्शन में आप देखिएगा 10 गो प्लेटफॉर्म है। एक्सटेंसिव पैसेंजर एमेनिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, वहाँ पे आपका ऑफिस वगैरह भी है, ठीक है। उसके बाद लार्ज पार्किंग एरिया, पार्किंग एरिया भी बहुत ज़्यादा है, मतलब कोई अगर बाइक लगाना चाहे या फिर अपना कार पार्क करना चाहे तो उसके लिए भी जगह है। और सिग्निफिकेंट कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे हो सकता है। बात समझ गए, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ करने का मतलब दुकान उकान लगा रहेगा, खाने पीने के लिए आपको सामान मिल जाएगा, तो ये आपका क्या है, मेजर स्टेशन। उसके बाद आता है माइनर स्टेशन। माइनर स्टेशन आपका क्या होगा, वहाँ पे रहेगा जहाँ पे लेस ट्रैफिक होगा, मतलब जहाँ पे कम ट्रेन गुजरता है, ठीक, तो उसको हम लोग माइनर स्टेशन कहेंगे। माइनर स्टेशन कहाँ पे होगा, जैसे कोई छोटा मोटा टाउन हो गया या फिर कोई छोटा मोटा जगह हो गया, ठीक है, तो उसमें वहाँ पे हम लोग माइनर स्टेशन देते हैं। यहाँ पे हमारा फ्यूअर प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि दो ही प्लेटफॉर्म होगा, उससे ज़्यादा प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक। उसके बाद बेसिक एमेनिटीज, मतलब जो भी सुख सुविधा चाहिए, बेसिक फैसिलिटी है वहाँ पे, ठीक ना। उसके बाद जंक्शन हमारा क्या होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। जंक्शन में आपका क्या होता है, स्टेशन वेयर मल्टीपल रेलवे लाइंस कन्वर्ज, मतलब कई सारा जो है आके मिलेगा या टूटेगा पटरी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। जहाँ से आपका रूट अलग होता है, जैसे पटना जंक्शन, पटना से आपका ट्रेन जो है गया की तरफ चला जाता है, ठीक है। कुछ ट्रेन आपका किधर चला जाता है, वह ये बक्सर की तरफ चला जाता है, तो वहां से आपका क्या हो रहा है, ट्रेन रूट अलग हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। जहां से आपका रूट अलग हो रहा है या फिर आके मिल रहा है उसको हम लोग जंक्शन कहेंगे। यहाँ पे फीचर्स क्या क्या रहता है, एक्सटेंसिव ट्रैक देखने को मिलेगा, प्लेटफॉर्म अरेंजमेंट्स भी उतना ही अच्छा रहता है, ताकि हमारा क्या हो सके, ट्रैफिक को हैंडल किया जा सके। अगर कई रूट से हमारा ट्रेन आ रहा है या जा रहा है तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म रहेगा, ताकि हम लोग एक समय में कई सारा ट्रेन को होल्ड कर सके या हैंडल कर सके।
तो ये तीन तरह का स्टेशन हो गया, मेजर स्टेशन, माइनर स्टेशन और जंक्शन। इसके अलावा और भी स्टेशन होता है। देखिए, जैसे एक होता है टर्मिनल स्टेशन, जैसे आप सुने होंगे राजेंद्र नगर टर्मिनल स्टेशन, या समझ गए एंड ऑफ लाइन स्टेशन वेयर ट्रैक्स टर्मिनेट। देखिए, टर्मिनल स्टेशन किसको कहा जाता है, यहाँ पे आपका ट्रैक जो है टर्मिनेट कर जाता है, मतलब इसके आगे अब पटरी नहीं है। लेकिन आप देखिएगा राजेंद्र नगर में इसके आगे पटरी है, ठीक है, फिर भी उसका नाम टर्मिनल रखा हुआ है। लेकिन आप देखिएगा क्या टर्मिनल स्टेशन में क्या होता है, जैसे कि वो एंड पॉइंट दे दिया, अब आगे नहीं जाएगा। यहाँ पे ट्रेन को मुड़ने का ऑप्शन है, मेंटेनेंस का ऑप्शन है, पैसेंजर एमिनिटीज एमिनिटीज देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद हमारा आता है वे साइड स्टेशन। रेलवे लाइन के आसपास में हमारा जो है छोटा मोटा स्टेशन जो आपका होता है, ठीक, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वे साइड स्टेशन। यहाँ पे आपको बेसिक फैसिलिटीज विद मिनिमल इस इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, मतलब बेसिक फैसिलिटी मिल जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे उतना कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। एक यात्री शेड मिल जाएगा यात्री को बैठने के लिए, पीने का पानी मिल जाएगा, टॉयलेट मिल जाएगा, ये सब चीज़ आपको मिल जाएगा, एक दो खाने पीने की दुकान मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग फ्लैग स्टेशन। फ्लैग स्टेशन हमारा कहाँ पे होता है, एक तरह का बहुत छोटा स्टेशन होता है जहाँ पे ट्रेन आपका सिर्फ सिग्नल नहीं मिलने की वजह से रुकता है, ठीक है। हॉल्ट ये क्या कहते हैं, जैसे कि मान के चलिए आगे लाइन बिजी है और ट्रेन को जाने के लिए सिग्नल नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं रुकेगा, तो जहाँ रुकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक तरह से फ्लैग स्टेशन हो गया। बात समझ गए। वहां पे आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म मिलेगा या फिर एक छोटा सा शेल्टर टाइप का रहेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा फ्लैग स्टेशन पे। तो ये हमारा 6 तरह का स्टेशन था। आई होप आप इसको देख के जाइएगा, रेलवे स्टेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आगे हमारा क्या, व्हाट आर द डिजाइन डिटेल्स इन सिमेट्रिकल स्प्लिट। सिमेट्रिकल स्प्लिट क्या है, जैसे ये देखिए, ये आपका फिगर बना हुआ है सिमेट्रिकल स्प्लिट का। सिमेट्रिकल शब्द का मतलब क्या होता है, देखिए अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए ना, पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। आपको अगर ये पीडीएफ अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि ये पीडीएफ मिल जाता तो पढ़ना आसान हो जाता, टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को दो बराबर भाग में बांटना। जैसे ये अगर हमारा रेक्टेंगल है और इसको ठीक बीचों बीच इस तरीके से हम बांट दिए, तो ये हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाता है और कह देंगे कि ये रेक्टेंगल क्या है, सिमेट्रिकल है। उसी तरीके से हमारा एक ट्रैक है, ठीक है, इस तरीके से हमारा ट्रैक जा रहा है। अब यहाँ पे तुम देख रहा है ट्रैक इधर भी मुड़ गया, ट्रैक इधर भी मुड़ गया, और यहाँ पे हमारा जो है एक बराबर रेडियस का बीचों बीच कट रहा है, ठीक। यहाँ पे आपका देख रहे हैं दोनों साइड जो ये एंगल बन रहा है अल्फा बाई टू दोनों सेम एंगल बन रहा है, ठीक। और ये दोनों ये जो बीच में डॉटेड लाइन है, इस लाइन के अकॉर्डिंग दोनों बराबर कटा हुआ है, ठीक है, सब कुछ सेम है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल स्प्लिट कहेंगे। स्प्लिट मतलब क्या, बिखरना। और अगर ये बराबर से बिखरे तो उसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल स्प्लिट। आइए देखिए क्या कहता है, a symmetrical split is a type of track junction where straight track divides into two equal radius। जहाँ पे एक straight track जो है दो equal radius में बढ़ जाता है, ठीक है। बेसिक कंपोनेंट क्या होता है, जैसे इसमें हमारा पॉइंट्स होता है, ठीक। यहाँ पे जहाँ पे आपका ये क्या कहते हैं सिमेट्रिकल स्प्लिट होगा, वहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, पॉइंट्स देखने को मिलेगा, क्रॉसिंग देखने को मिलेगा, लीड रेल देखने को मिलेगा, चेक रेल देखने को मिलेगा। तो ये सारा कंपोनेंट आपका रहेगा कहाँ पे, स्प्लिट पे। इसके साथ साथ इसका ज्योमेट्रिक डिजाइन भी आपको बताते हैं स्प्लिट का। ज्योमेट्रिकल फीचर्स मतलब आपका जो है रेडियाई इक्वल होना चाहिए, यानी कि इस तरीके से जो आपका बट रहा है, जैसे इस तरीके से आपका जो ट्रैक बट रहा है, ठीक है, दोनों ट्रैक का हमारा रेडियस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक। उसके बाद क्या है, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस, द एंगल बिटवीन द मेन ट्रैक एंड डाइवर्जिंग ट्रैक, ठीक, वो भी हमारा क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। फ्रॉग नंबर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, स्विच लेंथ इंपॉर्टेंट है, लीड कर्व रेडियस इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कि जिस समय हम लोग डिजाइन कर रहे होंगे तो हम लोग किस किस बात का ध्यान देंगे। सबसे पहला स्मूथ ट्रांजिशन, मतलब जब ये टर्न ले रहा है तो टर्निंग हमारा क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। उसके बाद सेफ क्लियरेंस, ठीक, आगे हमारा जो है सही से दिखना चाहिए, किसी भी तरह का कोई बाधा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारा ड्रेनेज फैसिलिटी अच्छा होना चाहिए, ब्लास्ट और स्लीपर वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, स्पीड रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, टर्निंग पे हमको स्पीड का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्या कहता है, व्हाट इज क्रीप। देखिए बड़ा अच्छा शब्द है, आप सॉन्ग में बहुत पढ़े होंगे, क्रीप क्या होता है। डिस्कस द थ्योरीज प्रोपोनेड टू एक्सप्लेन प्रोबेबल कॉजेज ऑफ क्रीप। कॉजेज ऑफ क्रीप को समझाने के लिए क्या क्या थ्योरी दिया गया वो भी आपको बताना है।
तो क्रीप हमारा क्या होता है, क्रीप इज द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल्स रिलेटिव टू द स्लीपर्स। स्लीपर के तुलना में अगर हमारा पटरी जो है लंबा खिसक जाए, ठीक है, पटरी का हमारा जो है धीरे धीरे लंबाई, सॉरी लंबाई कहते हैं, पटरी जो है धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ जाए, ठीक ना, और स्लीपर वहीं का वहीं रह जाए, तो वहां पे हमारा क्या होता है, एक तरह से क्रीप डेवलप होता है। इसमें हमारा क्या होता है, ग्रेजुअल शिफ्टिंग ऑफ रेल्स। ग्रेजुअल शिफ्टिंग मतलब, ग्रेजुअल मतलब होता है धीरे धीरे, रेल्स का हमारा जो है धीरे धीरे शिफ्ट हो जाता है, ठीक ना। जिधर आपका ये क्या कहते हैं, जिस डायरेक्शन में आपका ट्रेन जा रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा पटरी धीरे धीरे शिफ्ट हो जाता है। किस केस में, क्रीप के केस में। अब क्रीप को समझाने के लिए कई सारा थ्योरी दिया गया है, जैसे वेव एक्शन थ्योरी है, परक्यूशन थ्योरी है, ड्रैग थ्योरी है। बात समझ गए। तो वेव एक्शन थ्योरी क्या है, जैसे जैसे आपका कोई ट्रेन पास करता है किसी पटरी के ऊपर, ठीक, द व्हील लोड्स कॉजेज द रेल टू कंप्रेस एंड डिफ्लेक्ट स्लाइटली। तो व्हील लोड की वजह से आपका जो है रेल कंप्रेस होता है और डिफ्लेक्ट भी करता है, जिसकी वजह से एक वेव लाइक मोशन पटरी पे हमारा देखने को मिलता है। बात समझिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेव थ्योरी कहते हैं। परक्यूशन थ्योरी क्या है, जब हमारा व्हील पास करता है किसी भी रेल जॉइंट से, ठीक है, तो वहां पे एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है, और इस इम्पैक्ट फोर्स की वजह से आपका क्या क्रीप जनरेट होता है। बात समझ गए। तो ये आपका क्या, परक्यूशन थ्योरी। उसके बाद हमारा ड्रैग थ्योरी है। ड्रैग थ्योरी के अनुसार क्या होता है, हमारा जो चक्का चल रहा होता है वो लोकोमोटिव, लोकोमोटिव कहते हैं इंजन को, ठीक है, वो हमारा बैकवर्ड थ्रस्ट लगाता है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, ड्रैग देखने को मिलता है वहां पे। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या, व्हाट इज एमएसपी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। एमएसपी क्या है, एमएसपी का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। एमएसपी क्या है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक, जैसे कि मान के चलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रैक को समय समय पे मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो मेंटेनेंस में आपको मतलब कितना काम कम से कम करना पड़ेगा, ठीक। जैसे कि मान के चलिए हम लोग जो है किसी सीनियर से या टीचर से मिलते हैं तो कम से कम गुड मॉर्निंग तो बोलते ही बोलते हैं, या फिर अगर हुआ तो पैर छू लेते हैं। तो वो आपका एक मिनिमम क्या है कि किसी से मिलते हैं तो उसको नमस्कार कर लेते हैं या फिर गुड मॉर्निंग बोल देते हैं, विश कर देते हैं, ये मिनिमम चीज़ होना चाहिए। ठीक, उसी तरीके से जैसे अगर कोई ट्रैक है तो वहां पे हमारा जब पटरी पर से ट्रेन गुजरेगा तो हमको क्या क्या चीज देखना पड़ेगा, कम से कम रूटीन इंस्पेक्शन होना चाहिए, पटरी को आपको रोज जाके चेक करना पड़ेगा। अगर कोई भी फॉल्ट है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रिपेयर वगैरह करेंगे, और हम लोग देखेंगे कि हमारा जो है पटरी सही से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये हमको पर डे जाके उसको चेक करना पड़ेगा, पटरी सही सलामत है कि नहीं, अगर कुछ भी फॉल्ट देखने को मिल रहा है उसको टाइम टू टाइम रिपेयर कीजिए। तो ये हमारा किस में आता है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ प्रिवेंटिव मेजरमेंट में, मेंटेनेंस में आता है। इसका एडवांटेज क्या है, ठीक है, इसका एडवांटेज हमारा ये है कि हमारा सेफ्टी बढ़ जाता है। अगर आप टाइम टू टाइम पटरी को चेक कर रहे हैं, उसको हम लोग रिपेयर कर रहे हैं, तो इससे हमारा क्या होगा, ट्रेन का दुर्घटना कम होता है, रेल दुर्घटना कम होगा, यानी कि सेफ्टी बढ़ जाएगा। ट्रैक लॉन्गेविटी बढ़ेगा, यानी कि हमारा ट्रैक जो है लंबा समय तक चलेगा। ऑपरेशनल इफिशियंसी देखने को मिलेगा, वहां पे हम लोग ऑपरेट करना आसान हो जाएगा। इसका कुछ ड्रॉबैक भी है, जैसे क्या है, इनिशियल कॉस्ट हमको थोड़ा ज़्यादा पड़ सकता है, रिसोर्स इंटेंसिटी, पोटेंशियल ओवर मेंटेनेंस, आपको इसका मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, आदमी की आवश्यकता पड़ेगी, रोज उसको मॉनिटरिंग करने के लिए कुछ कुछ देखना पड़ेगा, या फिर उसको अगर मॉनिटरिंग को करने के लिए अगर आपको एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस सिस्टम बनाया हुआ है, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, अ, उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा। तो ये सारा चीज़ हमारा क्या है, कुछ कुछ इससे रिलेटेड एडवांटेज डिसएडवांटेज भी है। एमएसपी इज compared favorably to reactivate maintenance इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म कॉस्ट सेविंग एंड सेफ्टी। देखिए हम लोग एमएसपी क्यों करते हैं, एमएसपी हम लोग इससे इसलिए करते हैं क्योंकि हमको सबसे पहला तो सेफ्टी चाहिए। अगर मान के चलिए कहीं ट्रैक टूटा हुआ है तो हमको पता चल जाएगा, तो हम लोग मेंटेन करके रखेंगे, दुर्घटना कम होगा। दूसरा क्या है कि अगर छोटा मोटा कोई खराबी है तो हम लोग तुरंत मेंटेन कर देंगे तो ठीक है, लेकिन अगर वो खराबी बहुत दिन तक रह गया उसके बाद वो हमारे लिए सरदर्द बन सकता है। इसलिए लॉन्ग टर्म में हमको पैसा बचाने में मदद करता है। अब जो है अदर मेथड से ये एमएसपी जो है फायदेमंद क्यों है, ये अच्छा क्यों है। पहला हमको ये रिएक्टिव मेंटेनेंस देखने को मिलता है, ठीक। उसके बाद क्या है, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस देखने को मिलता है, इसमें शेड्यूल्ड मेंटेनेंस देखने को मिलता है। शेड्यूल्ड मेंटेनेंस करने का मतलब क्या है कि इसमें हम लोग टाइम टू टाइम चेक करते हैं, तो जिससे हमारा क्या होता है, नुकसान बहुत कम होता है और सेफ्टी हमको देखने को मिलता है।
ठीक है, तो ये हमारा कुछ मेरिट डिमेरिट है, देख लीजिएगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे क्या है, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ ए रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक में ज्योमेट्रिक डिजाइन का क्या जरूरत है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनुमरेट द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ डिजाइन ऑफ ए रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक के डिजाइन के लिए जो भी फीचर्स की बात है उसको आप बताइए यहाँ पे। तो सबसे पहला जो है ज्योमेट्रिक डिजाइन की आवश्यकता क्यों, नेसेसिटी क्यों, सबसे पहले ये सेफ्टी के लिए जरूरी है, इससे हमारा इफिशियंसी बढ़ता है, ट्रेन हमारा आसानी से मूव करेगा, ठीक है, पैसेंजर को दिक्कत नहीं होगा, तो इसलिए ज्योमेट्रिक डिजाइन बहुत जरूरी है सही से करना। ड्यूरेबिलिटी, हमारा जो है ज्योमेट्रिक डिजाइन में हम लोग हर चीज देख लेते हैं कि कैसे होगा नहीं होगा, तो इससे हमारा जो है ड्यूरेबिलिटी बढ़ता है, इसमें वियर टियर कम हो जाता है ज्योमेट्रिक डिजाइन की वजह से। वियर टियर करने का मतलब घिस के टूटना। इकोनॉमी हमारा कम हो जाता है, सॉरी इकोनॉमी हमको देखने को मिलता है इसमें, इकोनॉमी करने का मतलब कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस कॉस्ट हमारा जो है बचता है इसमें, किसमें, ज्योमेट्रिक डिजाइन करने से, ठीक है। उसके बाद जो है ट्रैक का कैपेसिटी बढ़ जाता है ज्योमेट्रिक डिजाइन की वजह से, तो इसलिए ये सब चीज की वजह से हमारा ज्योमेट्रिक डिजाइन क्या जरूरी है। अब हमको ज्योमेट्रिक डिजाइन करते समय किस किस बात का या कौन कौन सा चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला हमारा महत्वपूर्ण है ट्रैक अलाइनमेंट। ट्रैक अलाइनमेंट दो तरह का होता है, एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, एक वर्टिकल अलाइनमेंट, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक डिजाइन करते समय आपको ट्रैक अलाइनमेंट चेक करना बहुत जरूरी है। उसके बाद कर्व भी इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्रिक डिजाइन करते समय, ठीक है। कर्व आपका दो तरह का होता है, हॉरिजॉन्टल कर्व या वर्टिकल कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व में आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर देखना है, जिसमें कि आप लोग कर्व का शार्पनेस देखेंगे, और ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लार्जर रेडियाई अलाउ फॉर हायर स्पीड। अगर आप हाई स्पीड में ट्रेन को पास कराना चाहते हैं तो आपको रेडियस क्या रखना पड़ेगा, ज्यादा रखना पड़ेगा, यानी कि लार्जर रेडियाई रखना पड़ेगा। उसके बाद सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन को रेलवे के टर्म हम लोग कांट कहते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, आउटर रेल को उठा दिया जाता है, जैसे कि टर्निंग जहाँ पे होता है ना वहाँ पे बाहर वाला पटरी को थोड़ा सा उठा दिया जाता है, जिसको हम लोग सुपर एलिवेशन या कांट कहते हैं। ये किसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। बात समझ गए। उसी तरीके से जब हम लोग कर्व डिजाइन कर रहे हैं, कौन सा वर्टिकल कर्व डिजाइन कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग ग्रेडियंट को देखेंगे, ठीक। तो ग्रेडियंट भी हमारा क्या हो जाएगा, दो तरह का होगा, एक मैक्सिमम ग्रेडियंट, एक रूलिंग ग्रेडियंट होगा, आपको दोनों का ध्यान रखना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें, ज्योमेट्रिक डिजाइन में हमारा जो है तीन फीचर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अलाइनमेंट, कर्व, ग्रेडियंट। इसके अलावा और भी फीचर्स है, जैसे ट्रैक गॉज, हमारा जो है दो पटरी के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी आपका इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्रिक डिजाइन में। हमारा गॉज जो है स्टैंडर्ड गेज हो जाएगा, ब्रॉड गेज और नैरो गेज हो जाएगा। तो हम लोग अलग अलग रीजन में अलग अलग पर्पस के लिए अपना जरूरत के अनुसार गॉज देते हैं। ट्रैक क्रॉस सेक्शन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कि हमारा रेल प्रोफाइल कैसा है, स्लीपर्स स्लीपर्स के बीच में हमारा स्पेसिंग टाइप, स्लीपर का साइज, ये सब भी हमारा मायने रखता है, ठीक है। उसके साथ साथ हमारा ब्लास्ट में हमको देखना है कि डेप्थ और क्वालिटी ऑफ ब्लास्ट क्या है, मतलब हम कितना पत्थर डाल रहे हैं और किस क्वालिटी का पत्थर डाल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा स्टेबिलिटी कैसा मिलेगा, वहाँ पे ड्रेनेज फैसिलिटी क्या है, ये सारा चीज आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा। साथ साथ हमारा ट्रांजिशन कर्व सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब कर्व सॉरी पटरी हमारा टर्न हो रहा है वहाँ पे हम ट्रांजिशन कर्व देते हैं। अगर ट्रांजिशन कर्व सही से नहीं दिया गया है तो पैसेंजर को कंफर्ट देखने सॉरी पैसेंजर को डिस्कम्फर्ट लगेगा और उसको जो है ट्रैवल करने में दिक्कत आएगा। तो ये आपका किससे रिलेटेड हो गया, ज्योमेट्रिक डिजाइन से रिलेटेड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो है 8 नंबर, ये भी आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ गेज पूछा है। किसी भी कंट्री के प्रोग्रेस में किसी भी कंट्री में यूनिफॉर्मिटी गेज क्या है, इसका मतलब आपको समझाते हैं। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक समान, जैसे इंडिया में आप देखिएगा दो पटरी के बीच का डिस्टेंस नैरो गेज में अलग है, ब्रॉड गेज में अलग है, स्टैंडर्ड गेज में अलग है। तो हमारा जो है दो पटरी के बीच का डिस्टेंस अगर किसी भी देश में सब जगह एक समान है, जैसे पूरे इंडिया में दो पटरी के बीच का डिस्टेंस यानी जिसको आप गेज कहते हैं, अगर पूरे इंडिया में गेज सिस्टम एक हो जाए तो इससे हमको क्या होगा, फायदा ही होगा। क्यों फायदा होगा सर, क्योंकि बात इसका बहुत सारे रीजन है, आपको एक एक करके सारे रीजन बताएंगे। तो हमसे ये पूछ रहा है कि वाई इज यूनिफॉर्मिटी ऑफ गेज डिजायरेबल इन एनी कंट्री, किसी भी देश में दो पटरी के बीच का जो डिस्टेंस जिसको आप गेज कहते हैं वो सब जगह एक समान होने की आवश्यकता क्यों है। ठीक, तो इससे हमारा जो पैसा बचता है, स्टैंडर्डाइजेशन देखने को मिलता है, इनहेंस्ड कनेक्टिविटी, सेफ्टी देखने को मिलता है, बहुत सारा चीज देखने को मिलता है। जैसे आपको समझाते हैं, अगर मान के चलो कि
अगर हमारा सब जगह एक ही जैसा ट्रैक है, ठीक है, तो हमारा ट्रेन जो है जहां मन होगा वहां जाएगा, ठीक, ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर को लेके जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हमको जब ट्रेन आता है, एक ट्रेन आता है और दूसरा ट्रैक वहां से अगर बदल गया तो ट्रेन को यहाँ पे ट्रैक चेंज करने में दिक्कत होगा। अगर सब जगह एक जैसा ट्रैक रहेगा तो हमको क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। उसके बाद जो है हमारा जो है अलग अलग तरह का ट्रैक बनाने में खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है। एक ही जैसा ट्रैक रहेगा तो एक बार प्लानिंग किए सब कुछ आसानी से बना देंगे, तो इस तरह का हमको जो है बहुत सारा सुविधा होता है। और अगर ट्रैक सब जगह एक जैसा है तो एक तरह का इंजन होगा, एक तरह का डब्बा होगा, तो इससे हमारा क्या होगा, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा, तो हम लोग आसानी से सामान को और इंसान को ले जा सकते हैं, ठीक है। और जब सब जगह पटरी एक जैसा होगा तो इंटीग्रेटेड और इफिशियंट सिस्टम देखने को मिलेगा। इंटीग्रेटेड मतलब सबको हम लोग आपस में एक साथ लेके चल सकते हैं, और इफिशियंट मतलब जैसे कि मान के चलो अगर सब जगह पटरी एक जैसा है तो हम लोग सब जगह ट्रेन दौड़ा सकते हैं, उसी ट्रेन को कह देंगे कि भाई उस आगे भी बढ़ जाओ, है कि नहीं। और नहीं तो क्या होगा कि हम आगे नहीं बढ़ सकते सर, आगे का जो है पटरी, वो हमारा जो छोटा पटरी है उस पर हम चल ही नहीं पाएंगे। अगर नॉन यूनिफॉर्मिटी होता है, मतलब पटरी जो है एक समान नहीं होता है, तो क्या क्या डिस्टेंस सॉरी क्या क्या डिमेरिट है, जैसे कि देखिए ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शन देखने को मिलता है, सही से ऑपरेट नहीं कर पाता है ट्रेन, ठीक है। वो जो है ट्रेन आसानी से मूव नहीं कर पाता है, आपको उसको बार बार पटरी चेंज करना होता है जिस वजह से दिक्कत होता है। इंक्रीज कॉस्ट, खर्चा बढ़ जाएगा, अलग से आप फिर लेबर लगाइए, टाइम दीजिए, इक्विपमेंट भी उसके लिए अलग लाइए, वो दिक्कत हो जाएगा। कम्प्लेक्सिटी इन ऑपरेशन, ऑपरेट करने में दिक्कत है, अलग से उसमें ट्रेन का आप शेड्यूल लगाइए, उसमें अलग से मेंटेनेंस कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके का बहुत सारा चीज सब कुछ अलग अलग करना पड़ता है जिसकी वजह से दिक्कत होता है। इसके साथ साथ हमारा इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट करने का मतलब जैसे कि अगर सब जगह एक ही मटेरियल लगेगा तो हमको बड़े पैमाने पे उस तरह का मटेरियल बनाना आसान रहेगा, लेकिन अलग अलग मटेरियल लग रहा है तो आपको अलग अलग तरह से बनाना पड़ेगा, जिसमें कि थोड़ा हमको बाधा आएगा। सेफ्टी कंसर्न करने का मतलब क्या है, हर गॉज का अपना अपना सेफ्टी स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। जैसे मान के चलो अगर हमारा ब्रॉड गेज है तो वहाँ पे अपना सेफ्टी स्टैंडर्ड होगा, नैरो गेज है वहाँ पे अपना सेफ्टी स्टैंडर्ड होगा। तो हर गॉज का अपना अपना सेफ्टी स्टैंडर्ड है जो कि उसके अकॉर्डिंग फॉलो होना चाहिए, तो उसमें भी हमको दिक्कत आएगा। इन्वेस्टमेंट इन स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप स्पेशल तरह का कोई भी चीज़ डिजाइन करते हैं तो वहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। अब शॉर्ट नोट्स का बारी है। ये आपका शॉर्ट नोट्स जो है ये आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपका रिपीट कर सकता है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा अच्छे से देखिएगा। पहला क्या कहता है, फैक्टर्स इन गेज सिलेक्शन, आपको इसमें से कोई चार ही लिखना है, हमने छवों का आंसर लिख दिया है। और इसका आंसर जो है छोटा है, क्योंकि चार लिखना है, यानी कि एक क्वेश्चन कितना हो गया, 2.5 नंबर का हो गया, ठीक है। सॉरी, 2.5 नंबर का नहीं हुआ, एक क्वेश्चन आपका कितना नंबर का हो गया, 3.5 नंबर का हो गया। तो 3.5 नंबर का हो गया मतलब अगर आप एक आधा पेज या पौने पेज भी लिखते हैं तो आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। आइए एक एक करके देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर सकते हैं, देखिएगा। सबसे पहला क्या, फैक्टर्स इन गेज सिलेक्शन फॉर ए न्यू ट्रैक, अगर आप कोई नया ट्रैक बना रहे हैं तो उसमें कौन कौन सा फैक्टर का आप ध्यान रखिएगा। ट्रैफिक रिक्वायरमेंट देख लीजिएगा, उस ट्रैक पे हमारा कितना ट्रेन गुजर रहा है। वहाँ पे एग्जिस्टिंग नेटवर्क कंपेटिबिलिटी क्या है, वहाँ मतलब कैसा नेटवर्क है वो भी आपको देखना पड़ेगा। वहाँ का ज्योग्राफिक कंडीशन क्या है, इकोनॉमिक कंसिडरेशन, आप वहाँ पे कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, आसपास पैसा लगाने से फायदा होगा कि नहीं होगा, वो सारा चीज़ आपको देखना पड़ेगा। ऑपरेशन इफिशियंसी, अगर हम वो ट्रैक बिछा दें तो वहाँ पे हमारा ट्रेन सही से ऑपरेट कर पाएगा कि नहीं, वो सब भी देखना पड़ेगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी देखना पड़ेगा। फ्यूचर एक्सपेंशन, जैसे मान के चलिए अभी अगर हम सिंगल लेन बिछा दिए, अगर हम भविष्य में चाहे तो इसको डबल लेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये सारा चीज भी आपको देखना पड़ेगा इसमें। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ट्रैक कैपेसिटी, देखिए ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में भी पूछे हुए था। मतलब ट्रैक कैपेसिटी जो है क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये आप देख लीजिएगा गौर से। ट्रैक कैपेसिटी आपको बताए थे कि जैसे मान के चलिए हमारा कोई पटरी है, ठीक है, सॉरी ये हमारा कोई रेलवे ट्रैक है, ठीक ना। इसमें अगर आप एक टाइम फिक्स कर दें, जैसे कि हमने टाइम मान लिया 1 घंटा, तो 1 घंटा में इस पटरी पर से कितना ट्रेन पास कर रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैक कैपेसिटी कहते हैं, ठीक। अब ट्रैक कैपेसिटी हमारा किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो ट्रेन के स्पीड पे, सिग्नल सिस्टम पे, ट्रैक के लेआउट पे, ट्रेन के लेंथ और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ऑपरेशनल इफिशियंसी पे डिपेंड करता है। अगर आपको ट्रैक कैपेसिटी बढ़ाना है तो हम लोग क्या क्या करेंगे, सिग्नल सिस्टम को अच्छा कर लेंगे, ट्रैक को डुप्लीकेट कर लेंगे,
ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रूविंग ट्रैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैक का क्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का क्वालिटी भी अच्छा करेंगे। इफिशियंट शेड्यूलिंग, मतलब हमारा जो है ट्रेन का टाइम टेबल में भी सुधार करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, ट्रैक कैपेसिटी बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, चॉक स्लीपर। चॉक स्लीपर क्या होता है? चॉक स्लीपर्स जो है एक तरह का एडिशनल स्लीपर है, जो कि कहाँ रखा जाता है, ट्रांसवर्सली अंडर द रेल एंड्स वेयर टू रेल्स ज्वाइंट। ठीक, जहाँ पे हमारा दो रेल्स ज्वाइंट, मतलब जब दो पटरी हमारा जुट रहा है, जैसे एक पटरी ये हो गया, एक पटरी ये हो गया, यहाँ पे हमारा ये पटरी जुट रहा है, तो वहां पे आप उसके नीचे क्या दीजिएगा, चॉक स्लीपर दीजिएगा। यहाँ ट्रांसवर्सली लिखा हुआ, मतलब इस तरीके से हम लोग स्लीपर लगाएंगे, यानी कि परपेंडिकुलर टू द रेल, उसी को ट्रांसवर्स कहा गया है। तो जहाँ पे हमारा ज्वाइंट होगा वहां पे हम लोग स्लीपर्स देते हैं, जिसको हम लोग चॉक स्लीपर्स कहते हैं। फंक्शन इसका क्या है, ये हमारा ज्वाइंट को सपोर्ट करता है। दूसरा, स्टेबलाइजेशन देता है, मतलब स्टेबिलिटी देता है। कहाँ पे हमको स्टेबिलिटी देता है, ज्वाइंट्स पे देता है। लोड डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करता है। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा चॉक स्लीपर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिएगा। आगे क्या है, सिलेक्शन ऑफ ब्लास्ट मटेरियल्स। ब्लास्ट मटेरियल्स को हम लोग कैसे सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करते समय हम लोग क्या क्या चीज देखेंगे। ब्लास्ट तो आपको तुरंत बताए थे कि हमारा जो बड़ा बड़ा पत्थर का टुकड़ा बिछा रहता है पटरी पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्ट कहते हैं। तो कोई भी मटेरियल का हम ब्लास्ट देंगे तो उसमें हम क्या देखेंगे, उसका स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए और ड्यूरेबल भी होना चाहिए, मतलब ज्यादा दिन तक टिके भी। उसका शेप और साइज देख लेंगे। एंगुलर मटेरियल प्रीफर किया जाता है ताकि हमको अच्छा इंटरलॉकिंग मिले। उसमें हमारा जो है पर्याप्त हार्डनेस भी होना चाहिए। बात समझ गए ना? तो हार्डनेस हमारा अगर रहेगा तो हमको क्या देखने को मिलेगा, वो वेदरिंग और मैकेनिकल वियर को रेसिस्ट कर पाएगा। उसके बाद ड्रेनेज फैसिलिटी उसमें अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ताकि हमारा पानी आसानी से पास हो सके, वहाँ पे वाटर लॉगिंग, जल जमाव नहीं हो। जल जमाव होता है तो क्या होता है, ट्रैक का डिटोरिएशन हो जाता है। अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट, वो आसानी से हमारा उपलब्ध होना चाहिए और सस्ता भी होना चाहिए। तो ब्लास्ट मटेरियल सेलेक्ट करते समय ये सब बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्या है, क्रॉस ड्रेनेज। क्रॉस ड्रेनेज करने का मतलब क्या है कि एक इधर से पानी पास किया, एक इधर से पानी पास किया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस ड्रेनेज। रेलवे ये क्या कहते हैं, रिवर इंजीनियरिंग में आप क्रॉस ड्रेनेज पढ़िएगा डिटेल में। ठीक है, जहाँ पे हमारा रेलवे ट्रैक होता है वहां पे हम लोग पानी को फ्लो करने के लिए क्या देते हैं, क्रॉस ड्रेनेज देते हैं। जहाँ पे हमारा रेलवे ट्रैक होता है वहां पे पानी को फ्लो कराने के लिए हम लोग क्या क्या देते हैं, क्रॉस ड्रेनेज देते हैं। किस किस तरह का क्रॉस ड्रेनेज देते हैं, जैसे कि कलवर्ट दे दिए, ब्रिज दे दिए, डिच या ड्रेन्स दे दिए। ठीक है, जैसे जैसे आप देखिएगा कि अगर रेलवे ट्रैक पे आप गुजर रहे हैं, ठीक है, और उसके जस्ट नीचे से हमारा जो है नदी गुजरा हुआ है, तो आप देखिएगा वहाँ छोटा मोटा कलवर्ट बना हुआ रहता है या फिर छोटा मोटा ब्रिज बना रहता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस ड्रेनेज कहते हैं। तो इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कलवर्ट हो गया, ब्रिज हो गया। ठीक है, अगर हमारा जो है लार्ज स्ट्रक्चर स्पेनिंग रिवर है तो वहाँ पे हम लोग ब्रिज दे देंगे। छोटा मोटा है तो कलवर्ट दे देंगे स्मॉल स्ट्रक्चर में। ठीक है, उसके बाद या तो हम लोग डीचेज या ड्रेन्स भी दे सकते हैं। तो ये सब चीज आप ध्यान रखिएगा क्रॉस ड्रेनेज में। उसके बाद हमारा आता है रिटार्डर्स। रिटार्डर्स क्या होता है, रिटार्ड मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का स्पीड कम करना। ठीक, तो रिटार्डर्स एक तरह का क्या है, मैकेनिकल डिवाइस है, जो कि हमारा कहाँ लगा होता है, रेल यार्ड में लगा होता है। इससे हमारा क्या होता है, स्लो डाउन होता है या फिर स्पीड को कंट्रोल किया जाता है, किसमें, फ्राइट कार्स में। ठीक है, तो रिटार्डर्स, कोई आपसे पूछे रिटार्डर्स क्या है, तो हमारा एक तरह का क्या है, मैकेनिकल डिवाइस है। बात समझ गए, रिटार्डर्स हमारा क्या है, एक तरह का मैकेनिकल डिवाइस है, जो कि कहाँ लगा रहता है, रेल यार्ड में। और ये क्या करता है, हमको फ्राइट कार्स का स्पीड कंट्रोल किया जाता है। कैसे, प्रेशर की वजह से। ठीक है, प्रेशर कहाँ लगता है, ये व्हील्स पे प्रेशर लगा के उसका स्पीड कंट्रोल किया जाता है। उसको हम लोग रिटार्डर्स कहते हैं। रिटार्डर्स का काम क्या है, तो स्वाभाविक है इसका स्पीड कंट्रोल काम हो जाएगा। दूसरा, ऑटोमेटिक सॉर्टिंग करता है। और तीसरा, ये हमको सेफ्टी में मदद करता है। ठीक है, जैसे कि सेफ्टी में कैसे मदद करेगा, ये हमारा कोलिजन रोकने का काम करता है, टकराने नहीं देता है, जिस वजह से हमारा क्या देखने को मिलता है, एक्सीडेंट के केस में हमको सेफ्टी देखने को मिलता है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, आपका क्वेश्चन हो गया खत्म, तो हमारे लिए इतना ही था। ठीक, आई होप कि आपको ये चीज़ पसंद आया होगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर हमारा जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आई होप कि आपका एग्जाम अच्छा जाए। इसको अच्छे से एक दो बार पढ़ लीजिए, क्वेश्चंस इसमें कुछ कुछ जरूर रिपीट करेगा, जैसे कि आपका रेलवे स्टेशन हो गया,
ठीक है, ब्लास्ट हो गया, स्लीपर हो गया, क्रिप हो गया। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है ये सब आपका इंपॉर्टेंट है, रिपीट करने वाला है। या फिर स्ट्रेस हो गया, ठीक ना, तो वो चीज़ हो गया। जैसे इस पेपर में तो न्यूमेरिकल नहीं पूछा, बाकी में न्यूमेरिकल पूछा, तो आपको न्यूमेरिकल भी देख के जाना है। आप चाहे तो हमारा अदर वीडियो भी चेक कर सकते हो, उसमें सब चीज़ बताया गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड लक फॉर योर एग्जाम।